कल आपको टॉपिक्स की लिस्ट, आपके सिलेबस की लिस्ट हमने लिखवाई। लास्ट 12th नंबर का चैप्टर देखिए क्या था। अब क्या इसकी 3 पीढ़ियां हैं, आई मीन 3 जनरेशन। जैसे 1977 में, सन 1977 में सीए इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था। 1948-49 एक्ट बना था। 1948 इंस्टीट्यूट ने फंक्शन स्टार्ट किया था। 1949 में देश भर में अकाउंटिंग का डेवलपमेंट सीए इंस्टीट्यूट ने अपने अंडर में लिया। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाउ दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसने जिम्मा लिया। कंपनी सेक्रेटरी डेवलप करने का जिम्मा ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑल दीज 3 इंस्टीट्यूशन वर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद में इनका एक्ट पास हुआ, बाकायदा गवर्नर उससे प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिली और आज तीनों एक्ट में चल रहे हैं। और ये वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिग्री है। और इन तीनों ने बड़े जोरों से काम शुरू किया। करीब 5-7 साल 10 साल तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाजार में आने लगे। मार्केट में कुछ आपस में ही मतभेद शुरू हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, एक दूसरे की ओपिनियन डिफर करती थी कुछ अकाउंटिंग मुद्दों पे, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे। सीए इंस्टीट्यूट के पास में लोगों की खबर पहुंची, क्या सीए बना रहे हो आप? ये आपस में ही किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके सिमिलर ओपिनियन है, जैसे डॉक्टर्स की होती। कई बार एक मरीज बेचारा डॉक्टरों की ठोकरें खा रहा होता जगह जगह, किसी डॉक्टर के पास जाता है तुम्हें तो ये बीमारी है, किसी के पास जाता नहीं बेकार ट्रीटमेंट हो रहा है ये वाला, वो कहेगा सर है क्या, वो तो बता दो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अल्टीमेटली उस बेचारे को ठोकरें लगती रहती है डॉक्टरों की, और कोई डॉक्टर उसको प्रॉपर ओपिनियन और इलाज नहीं करता। ऐसे ही सी इंस्टीट्यूट का हाल हुआ था। जब सी इंस्टीट्यूट ने फिर डिसीजन लिया कि ऐसा मतभेद क्यों, पढ़े एक ही इंस्टीट्यूट से, सिलेबस वही कंप्लीट किया, आपस में डिफर क्यों हो रहा है, ओपिनियन सिमिलर क्यों नहीं आ रही, तब जाके फिर दुनिया जहाँ की स्टडी करी। आज जैसे हम इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है, दुनिया में सब जगह है। आपने CIMA नाम सुना है? सीमा, CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, दैट इज UK लंदन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया, वर्ल्ड में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीमा, जिसका कोर्स होता है अलग से। कभी मैं आपको पूरा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस और नंबर ऑफ डिग्रीज का प्रेजेंटेशन दूंगा यहाँ PPT पे, इसी बोर्ड पे। अभी जैसे हमारे देश में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वैसे दुनिया में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ न्यूजीलैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड। अमेरिका में CPA है, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, वहाँ CPA है CA की जगह। अब वहाँ की स्टडी करी तो पता लगा साहब, वहाँ तो उन्होंने अपने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, बेसिक गाइडलाइंस बना रखी, जिनको वो नाम देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उल्टा करो तो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक गाइडलाइन, बेसिक रूल्स रेगुलेशन। तब जाके सी इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया हमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नाम दिया गया था उस समय, सुना होगा आपने, सुना कभी? GAAP। कुछ लोग गाप बोलते हैं, कुछ लोग गैप बोलते हैं। इंडियन गाप, ऐसे US के भी गाप है, ऑस्ट्रेलिया का भी गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, इसको गाप का नाम दिया, और ये AS के नाम से इंडिया में उतारे गए। 1977 में 21 अप्रैल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर ICI उसका गठन हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बहुत सारे मेंबर्स की लिस्ट उसमें डाली गई, कई नॉमिनी मेंबर उसमें ऑप्ट किए गए, CBDT से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपके सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, RBI, SBI, जगह जगह से उसमें एसोकेम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, करीब 25-28 जनों की उसमें नॉमिनेशन की लिस्ट बना के और उनको मेंबर बनाया, और उनको फिर मुद्दे देने शुरू किए 1977 से कि साहब ये देश भर में एक हॉट इशू चल रहा है, डिबेट चल रही है, कोई इस पर राय नहीं दे पा रहा। आप लोग ब्रेन हैं, आपकी इतनी बड़ी ब्रेन है, आप बताओ इसका क्या डिसीजन होना चाहिए। तब उन लोगों ने AS चालू किए। 1979 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 शुरू हुआ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और उसके बाद में 80 और 81 और 83, 2011 तक ICAI ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए अलग अलग मुद्दों पे, जो आप लोग अभी 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 12th में याद करो, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, दैट इज एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd। इनिशियली इशू हुआ था 1981 में, और 2001 में बदल दिया 20 साल बाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंग बनता है, किसी की मर्जी से नहीं बनता, आपके कोर्ट्स में है अभी भी इंटरवल में। सेकेंडली, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कभी आपने पढ़ा होगा,
इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वो AS2 का रूल है, गोल्डन रूल कहते हैं इसे। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली AS आपके सिलेबस में, बाय द वे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट्स में है। अभी FA में 5 AS है, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप एडवांस में जाओगे थोड़े ज़्यादा है और थोड़े उससे अगले स्टेज के, और इसके बाद फाइनल में जाओगे तो आपके आएंगे IndAS। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सीरीज 77 से शुरू हुआ था, 1977 2011 तक ICAI अकेले AS इशू करता रहा, और उसके बाद ICAI ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू रखे और उनको नाम दिया गया AS, एग्जिस्टिंग AS। फिर MCA, नाम सुना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और आपके ये तीनों इंस्टीट्यूट जिसके स्टूडेंट आप हैं, जिसके मेंबर हम हैं, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ICSI, तीनों इसके अंडर में आते हैं। ये गॉडफादर है तीनों इंस्टीट्यूशन का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आते हैं हम लोग और आप लोग। अल्टीमेटली इसने नई सीरीज इशू करी, नाम रखा IndAS, इंडिया का शॉर्ट फॉर्म, इंडियन का शॉर्ट फॉर्म IND, और डैश लगा के लिख दिया AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन गैप। उसके पीछे लोगों ने पूछा साहब ये MCA बीच में क्यों कूद पड़ा, क्या जरूरत थी इनको करने की? उसका रीजन था वर्ड सिनेरियो चेंज हुआ। दुनिया में एक बोर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, और ये इशू करता है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग की गाइडलाइंस, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये इशू करता है IASB, जिसका हेड ऑफिस है इंग्लैंड एंड वेल्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। वहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दुनिया के स्तर पे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसने चालू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और धीरे धीरे इस बोर्ड ने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नाम बदल के कर दिया, सुना है कभी, IFRS। आपके फाइनल के कोर्स में भी है कुछ हद तक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ये अलग अलग कंट्री ने ऑप्ट करना शुरू किया। दुनिया जहाँ के कंट्रीज के मेंबर बनने लगे, 10, 20, 30, 40, 50 मिलाते मिलाते 140 कंट्रीज के दायरे में आ गए। हम तो IFRS पे जाएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन कुछ अलग था, बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आपका इंडिया का जो अकाउंटिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, इतना जल्दी बदलाव लाना संभव नहीं होता है। बहुत बड़ा देश माना जाता है चाइना के बाद एशिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने, MCA ने डिसीजन लिया, हम लोग सीधा ICAI के AS से सीधा IFRS पे जंप नहीं लगाएंगे, बीच की सीढ़ी रखेंगे। ये बीच की सीढ़ी है, पहले हम IndAS अपनाएंगे, और वो IndAS IFRS का इंडियन वर्जन, देसी वर्जन। IFRS का कन्वर्जेंस कहते हैं इसे, कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। कन्वर्जेंस मतलब IFRS को कन्वर्ट करके थोड़ा सॉफ्ट मोड में, माइल्ड पोजीशन में लाया गया, उनको नाम दिया गया IndAS। और ये IndAS इससे सुपीरियर है और इससे इंफीरियर है, इन बिटवीन बीच में IndAS। देश की सरकार ने, मिनिस्ट्री ने कहा, जब देश के लोग, सारे अकाउंटिंग वाले, सारे कोर्सेज वाले, सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेशनल IFRS से टोटली फेमिलियर हो जाएंगे, और अब तो IFRS हमारे देश का बहुत इजी पार्ट हो गया, तब हम जंप लगाएंगे IFRS। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFRS को ऑप्ट नहीं किया, करेंगे। आप लोग कल को क्वालिफाई करोगे तब तक हो सकता है IFRS देश में लागू हो जाए, और उस समय ये भी रहेंगे। जैसे अभी इस समय AS भी लगते हैं, 250 करोड़ के नेटवर्थ के नीचे की कंपनी AS यूज करती है, 250 करोड़ के ऊपर के नेटवर्थ पे IndAS अप्लाई होते हैं, और कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, दुनिया के दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड है, उस पर IFRS लगते हैं। आज जो प्रोफेशनल्स CA या CMA या CS इंटरनेशनल प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें इंटरनेशनल क्लाइंट भरे पड़े हैं, आपने बिग 4 का नाम सुना हो कभी, CMA बिग 4 4 बड़ी फर्में हैं दुनिया की। वन इज PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, वन इज EY, अर्नेस्ट एंड यंग, वन इज KPMG एंड वन इज डेलॉइट। ये 4 बिग 4 फर्म मानी जाती है प्रोफेशनल्स, और बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका दुनिया में। ये लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस करते हैं और इनके लिए IFRS मस्ट होता है। आज कोई बच्चा क्वालिफाई करके CA या CMA बन के और बिग 4 में जाता है, तो अल्टीमेटली वो कहेंगे भैया IFRS का डिप्लोमा करो पहले, हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्रैक्टिस, तुम लोग AS IndAS के भरोसे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, हमारे यहाँ क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाओगे। इंटरनेशनल क्लाइंट यदि कोई किसी का है तो उसको IFRS की नीड है। अदरवाइज इंडिया में जितने प्रैक्टिशनर्स हैं जो CA या CMA की या CS की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग AS और IndAS से काम चला रहे हैं अभी हाल फिलहाल।
ये इसका एक छोटा सा सिनेरियो है जो कल मैंने आपको नहीं बताया। अब आपके कोर्स में अभी एफए के पेपर में 5 एएस, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वन इज AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकेंड इज AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, थर्ड इज अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कॉस्टिंग में शायद पढ़ चुके होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड अभी नहीं आएगी, लेकिन कॉस्टिंग में उसकी मेथड ओल्ड है, आउटडेटेड मेथड। अकाउंटिंग में उसकी रिसेंट AS, न्यू AS, क्योंकि AS7 रिवाइज हो गया, पहले पुराना AS7 था, उसके बेस पे कॉस्टिंग का आज सब्जेक्ट है आपका, उस पर एक मेथड आएगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। और न्यू AS में पढ़ाऊंगा क्लास में अकाउंटिंग या FA में, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और AS10 PPE, नाम सुना है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिक्स असेट को आजकल PPE बोलने लग गए। बैलेंस शीट का आप कंपनीज में फॉर्मेट पढ़ोगे तो उसमें PPE लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट। ये 5 AS मुझे कराने हैं आपको, बाकी कहने को 32 AS में से लास्ट के 3 विड्रॉ हो गए, 29, 30, 31। एक AS नंबर 6 10 में जाके मिल गया, PPE में डेप्रिसिएशन का था, और एक AS8 दैट हैज बीन डिसकंटिन्यू बिकॉज AS26 में गया, एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वो इंटेंजिबल एसेट में मर्ज हो गया। ऐसे करके ये 5 AS कम हो गए। 32 में से 27 AS अभी सिलेबस में होते हैं। CA इंटर वालों के 21 AS कोर्स में, 27 में 6 फाइनल में। आप लोगों के FA में 5 है, 27 में, बाकी बचे 22 में से कुछ एडवांस्ड अकाउंट्स में है, और फिर बचे हुए फाइनल में। ये एक सीनियर, और इनका वेटेज होता है। AS के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरे से गिरे 5 नंबर, और मैक्सिमम कितने लिखवाए थे? 10 नंबर। आप लोगों के AS का वेटेज इतना हेवी नहीं है। इन लोगों के CA इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के इंटर और फाइनल दोनों में पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का AS का कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं ABCD, और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि AS तो आपको करके जाने ही जाने। उन लोगों के इंटर में भी ये सीन है, फाइनल में भी यही सीन है। और उनके 2 सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग में 40 मार्क्स के AS आते हैं 200 में से, और वो मस्ट है, कंपलसरी है। किसी ने छोड़ दिए तो आपका पेपर 40 मार्क्स का तो गया, 160 में से लाओ बाकी जो लाने। लेकिन आप लोगों के AS कंपलसरी नहीं है। आपके AS के क्वेश्चन लास्ट में चॉइस बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड आते हैं। कई बच्चे करते हैं, कई नहीं करते। प्रैक्टिकल कर जाते हैं, थ्योरी छोड़ जाते हैं। जैसे AS1 थ्योरी है, AS2 सेमी प्रैक्टिकल है, AS7 प्योर प्रैक्टिकल है, AS9 सेमी प्रैक्टिकल है, AS10 सेमी प्रैक्टिकल। तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल पार्ट कर जाते हैं, थ्योरी वाला छोड़ जाते हैं। और वाला सर क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन आएगी ना, चॉइस पे छोड़ देंगे, 5 नंबर की तो बात है। इस तरह से बट हम लोग गाइड करते हैं कि AS पूरे करने चाहिए, क्योंकि AS नहीं किए तो आपकी अकाउंटिंग मजबूत नहीं है, अकाउंटिंग में कमियां रह जाती। ये कल एक छोटा सा पार्ट आपका डिस्कस करने को रह गया था। एंड नाउ दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस। अब यहाँ से हम चालू कर रहे हैं एक नई जर्नी। आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स में जो टाइम लगे, जिसको जो नॉलेज है अच्छी बात है, आप शेयर करोगे, पूछूंगा मैं। जिसको नहीं आता, देखिए हम 0 लेवल से अटैक कर रहे हैं, जड़ से स्टार्ट करेंगे, रूट लेवल से। और जो आप लोगों की शायद मेरे हिसाब से कमियां हो सकती है, पहले हमें पूरी करनी। वीक, 2 वीक, 3 वीक लगेगा, कोई इशू नहीं, बट आगे प्रॉब्लम में नहीं आओगे। और आगे आप मेरे आगे दौड़ोगे, ये हमने पिछले बेस का मैंने एक्सपीरियंस देखा है। उन बच्चों को जब मैंने शुरू किया, सब लोग सदमे में थे, ढंग से जवाब नहीं दे पाते थे, डरे बैठे थे, एंट्री नहीं आती थी, बोल नहीं पाते थे। और फिर वो मैंने सिलेबस को साइड में रख के पहले 18 दिन की एक्स्ट्रा क्लासें ली उनकी, केवल बेसिक्स पे। और उसके बाद में आज वो मेरे आगे दौड़ते हैं। अब आज जब मैं उनको ब्रांच करा रहा हूँ या और कोई चैप्टर जो उनको करा रहा हूँ, पार्टनरशिप कराई, मेरे आगे दौड़ते हैं। सर सब आता है, छोड़ दो, आप ये क्वेश्चन तो कर लेंगे। अब सर मैं तो कर दिया, आप तो अभी पढ़ रहे हो, मैंने तो सोल्यूशन ही कर दिया। ये फर्क पड़ा। उन्होंने कहा सर हमें बहुत एडवांटेज मिला, वरना हम डरे हुए थे अकाउंटेंसी से, वो हमें अपनी कमजोरी दूर करनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें अलग अलग टॉपिक लेते जाऊंगा मैं, हेडिंग लगवा के। चलिए लिखिए। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेडिंग लगा दो।
ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई विजिबिलिटी या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना भाई, नो सर। है ना, वो बोल देना, कई बार ये नेटवर्क का इशू आ जाता है, बता देना। लिखिए बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका एक चैप्टर मान लो आप, और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग अलग टाइप। पहली बात, टॉपिक वाइज यदि हम चलें तो सबसे पहले आप यूँ रोमन नंबर लगा दो। नंबर 1, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, कल आपसे पूछा था और आप लोग ने बता भी दिया था। आज हम अकाउंटिंग जो भी पढ़ रहे हैं कौन से सिस्टम पे? डबल एंट्री सिस्टम। कभी पहले क्या चलता था? बस 2 ही, ट्रिपल एंट्री कभी आया ही नहीं और जिंदगी में आएगा भी नहीं। डबल एंट्री में कोई कमी निकालो तो ट्रिपल एंट्री आएगा ना। जैसे आईटी वाली कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती और नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, पीछे वाला वर्जन कम होता जाता है, नया वर्जन उससे भी हेवी आता है। डबल एंट्री सिस्टम का हेवी वर्जन कोई है ही नहीं, आज तक किसी के पास जवाब ही नहीं है उसका। अब सिंगल एंट्री सिस्टम दैट वाज यूज्ड एंड करंटली इट इज आल्सो यूज्ड, आज भी हमारे देश में सिंगल एंट्री सिस्टम मौजूद है, जिस पे हम चैप्टर पढ़ेंगे नंबर 5, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिपोर्ट, और वो सारा चैप्टर सिंगल एंट्री बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में सिंगल एंट्री डेटा दिया जाएगा, हमें उनको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है और डबल एंट्री प्लेटफॉर्म पे लाके, और प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब अकाउंटिंग के 2 सिस्टम्स, अर्लियर इट वाज यूज्ड एज ए सिंगल एंट्री, नाउ द रिप्लेस पार्ट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो आपके सिस्टम्स अकाउंटिंग में सीधा सीधा लिख लें। नंबर 1, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम डैश करके लिख दे। अंडर दिस सिस्टम कॉमा, under this system comma, transactions are recorded in registers, comma diaries, comma slip of papers, SLIP slip, पेपर की स्लिप, कागज की स्लिप, comma slip of papers, etc. without using accounting rules, of double entry system, ब्रैकेट में लिख दें विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट, full stop, at the end of year, स्पीड का कोई इशू हो तो बोल देना, at the end of year, comma, profit oblique loss is calculated, without preparing financial statements, full stop। ये था सिंगल एंट्री, और आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद, आज भी बेचारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, उन लोगों के पास में अकाउंटेंट को देने की तनख्वाह या लेजर केस बुक लिखने का समय और या उसकी नॉलेज कुछ नहीं है। वो कहते हैं मुझे किसको दिखाना है बुक्स मेंटेन करके, मुझे कौन सी ITR फाइल करनी है, मुझे कौन सा GST में असेसमेंट कराना है, मैं GST के दायरे से भी बाहर हूँ, मैं इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर हूँ, साल भर में मेरी 2.5 लाख की भी इनकम नहीं होती, मैं काहे को रिटर्न भरूँ, और कौन मेरे आके रेट डाल देगा या मिल क्या जाएगा उसको रेट डाल के। अल्टीमेटली ये लोग कोई तरह की डबल एंट्री बुक्स नहीं रखते हैं और अपना हिसाब केवल कच्चे पन्नों पे, डायरियों पे, रजिस्टरों में मेंटेन करते हैं। एंड ऑफ द ईयर मैथमेटिकल मैनर में
अपनी इनकम एक्सपेंस जोड़ घटा के और प्रॉफिट लॉस निकाल के खुश हो जाते। ये सिंगल एंट्री है जो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और वहाँ पढ़ेंगे कि उस सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कैसे लाया जाए और फाइनल अकाउंट बनाए जाए। नाउ नंबर 2, सेकेंड मेथड, डबल एंट्री सिस्टम। अब थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे आपके MCQ न्यू टाइप का भी ध्यान रखना होगा, तो लिखिए डबल एंट्री सिस्टम। कल आप ही लोगों में से एक बच्चे ने जवाब दिया था कि सर लुका पेशियोली, उसने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की खोज उस बंदे ने करी थी। अचंबा करोगे उस बंदे की जो क्वालिटी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉन्क, MONK, मॉन्क होते हैं सन्यासी, साधु, ऋषि लोग। वो एक साधु या सन्यासी था, लेकिन नंबर्स का लवर्स था। उसे नंबर्स, गेम्स, ये फिगर्स में खेलने में बहुत मज़ा आता था। और वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था, साधु था, लेकिन उसको इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो लोग मुझे याद रखें। 500 से ऊपर साल गुजर चुके, 5 सेंचुरी। आज भी दुनिया जानती है कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंटर ही वॉज द लुका पेशियोली। इटली बोर्न, वेनिस में उसका जन्म हुआ, और सिंपली एक साधु था, एक सन्यासी था, जिसने ये सिस्टम दुनिया को तोहफे में दिया। और तब से आज तक डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। आप यदि गूगल सर्च पे जाके इतना ही डालोगे ना, इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो उसका हुआ। और उसने मैथ्स पे एनसाइक्लोपीडिया भी लिखा था, नंबर्स पे उसकी एनसाइक्लोपीडिया चलती थी, नंबर गेम पे, और नंबर्स का बड़ा लवर था वो। और उसने ये डबल एंट्री सिस्टम, मैथ्स को, अपने जो नंबर गेम है उसको उसने अकाउंटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया, DR और CR जनरेट किए। कोई भी असेट, कोई भी पैसा कमाने का साधन, चाहे वो प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसको नाम दिया डेबिट। और उसको सोर्स, उस असेट का जो साधन है, सोर्स है, मनी सोर्स, उसको नाम दिया क्रेडिट, दैट इज फंडिंग सोर्स। और ये DR CR तब से चलते आ रहे हैं। मैथमेटिकली DR CR आर प्लस एंड माइनस। वो मैथ्स का बंदा था, मैथ्स का लवर था, नंबर्स का लवर था, और उसने दुनिया को ये सिस्टम दिया। आज डबल एंट्री सिस्टम जो चल रहा है, हम उसकी देन से पढ़ रहे हैं, तो डैश करके लिख दें, क्योंकि न्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, डबल एंट्री सिस्टम कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ, तो ये न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। लिखिए, दिस सिस्टम वाज गिवन, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय मिस्टर LUCE, लुका, PACIOLI, लुका पेशियोली, ये उसका इन्वेंटर था। फ्रॉम VENICE, वेनिस, इटली, इन 1994, सॉरी 1494, 1494, इन 1494, सन 1494 में लुका पेशियोली ने वेनिस, इटली से अपना ये सिस्टम दुनिया को दिया था। हाँ जी, पूछना है कुछ? ठीक है। अब ये क्या आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंटर ये था, वो बंदा वेनिस, इटली से था, और ये सिस्टम 1494 से आज तक चल रहा है। 500 साल से ऊपर, 525 साल गुजर चुके हैं, 5.25 सेंचुरी, और अभी पता नहीं कब तक चलेगा। चलिए आगे लिखिए, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, comma, business transactions are recorded, business transactions are recorded in the form of FORM form, in the form of debit and credit, in the form of debit and credit, full stop. Various rules of recording, various rules, 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 niyam, various rules of recording, RECORDING, various rules of recording transactions, recording transactions in the books of accounts,
various rules of recording transactions in the books of accounts are followed. Are followed. Full stop. बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं और वो नियम आपने 3 पढ़े हुए हैं. जरा याद करो. डबल एंट्री का पहला नियम पर्सनल अकाउंट का वो है क्या? जनरल एंट्री के रूल ही तो हैं. ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक डिफरेंट लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज कहते हैं उसे. आज हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें जनरल एंट्री समझ में आती है कि यदि आपने एक एंट्री कर रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब आप बोल के एंट्री की शक्ल देख के बता दोगे सर नगद माल बेचा है. आज आप एंट्री देख के बताते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सर वो डेटर्स से पैसा आया है. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सर अब ये क्या, ये हमारी कोड लैंग्वेज है. अब आर्ट्स वाले साइंस वाले क्या जाने इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और ये DRCR का मीनिंग क्या होता है. ये कोड लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज उसने डेवलप करी, यहीं से उसने नियम कानून फॉलो किए. पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, रियल अकाउंट का ये रूल है, नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है. पहले उसने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ पाता है या लेता है या देता है वो पर्सनल है. कोई भी असेट यदि हम खरीदते हैं या बेचते हैं वो रियल है. और कोई भी खर्चा या इनकम जो हम खर्च करते हैं या कमाते हैं वो नॉमिनल है. ये 3 अकाउंट के नाम दिए उसने, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट. और इनके फिर उसने नियम कानून बनाए. डेबिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, खर्चे सारे डेबिट, लॉसेस सारे डेबिट, इनकम और गेन सारे क्रेडिट. और ये नियम बन गए जिंदगी भर के लिए. हम लोग 11th क्लास में जब कॉमर्स लेते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं. सर जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं अभी, और जनरल एंट्री है क्या, कोड लैंग्वेज. आज आप कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर में लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या कोडिंग नहीं करते हैं, पहले करते ही होंगे ना. और उसमें बाइनरी सिस्टम यदि सुना हो आपने तो 101010 बाइनरी कोडिंग है वो. अब वो कंप्यूटर लैंग्वेज है. आज आप कंप्यूटर में कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हो अपने हिसाब से, कीबोर्ड को देख देख ADUFG सेमीकोलन LKJH जो पूरे कीबोर्ड के जो अल्फाबेट है या उसके स्पेशल कैरेक्टर है आप उनको देख देख के टाइप करते हो. दैट्स कॉल्ड ह्यूमन लैंग्वेज. ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है. लेकिन कंप्यूटर उसको उस लैंग्वेज में नहीं लेता है, वो बाइनरी में लेता है और बाइनरी में मैनिपुलेट करके उसको कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट होके और हमें आउटपुट फेंकता है स्क्रीन पे वापस. दैट इज इन ह्यूमन लैंग्वेज. ये प्रोसेस कहलाती है जो कभी आप IT में पढ़ो, यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट आएगा तो, कि हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज में इनपुट लेता है और फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट करके और ह्यूमन लैंग्वेज में वापस आउटपुट देता है. ऐसे ही अकाउंटेंसी, आपकी अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेटा इनपुट होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं और वो ह्यूमन लैंग्वेज में वापस आपको रिजल्ट देते हैं इन फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. जो किसी अनजान को भी, यदि जो कॉमर्स का बंदा नहीं है उसको जनरल एंट्री छोड़ो, लेजर छोड़ो, उसके सामने आप ट्रेडिंग P&L रख दो, वो समझ जाएगा. सर ये डेबिट में आपने जो लिखे है ना, ये लेफ्ट हैंड को, ये तो सारे खर्चे हैं. अब ये 2 और बाई तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये परचेज, सैलरी, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, सर ये तो हैं खर्चे. और ये सेल्स, इंटरेस्ट इनकम रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सर ये इनकम, सर आपने इतना कमाया है. बैलेंस शीट उसके सामने रख दो, वो बता देगा साहब आज आपकी ये संपत्तियां हैं और ये आपके दायित्व हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है. वो बंदा आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है, या कोई बिजनेसमैन है जिसने अकाउंटेंसी का कभी A भी नहीं पढ़ा, वो बता देगा साहब आपके P&L बैलेंस शीट मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहे हैं. लेकिन उसके सामने जनरल एंट्री रख दो या लेजर अकाउंट रख दो, कहे सर ये मेरे बस के नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या DRCR कर रहे हो. दैट्स बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम. तो इसके उसने वेरियस रूल्स रेगुलेशंस बताए. हाँ, हालांकि वो नियम अब हम कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, बट आपकी नॉलेज में हमेशा रहेंगे कि पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, नॉमिनल का ये रूल है और रियल का ये रूल है. और अकाउंट की छंटनी भी करनी आपको आती है कि सर जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन हैं उनको तो बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, लेकिन जितने भी टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट्स हैं वो सारे होते हैं रियल अकाउंट. और जितने भी खर्चे और इनकम है सारे, ये छटनी हमें 11वीं क्लास में सिखाई जाती कि हमें एक झुंड दे दिया आइटम का और छांट के बताओ इसमें पर्सनल कौन से, रियल कौन से, नॉमिनल कौन से. धीरे धीरे हम छटनी करना सीख जाते, फिर उनके एंट्रियां बनाना सीख जाते, वो बेसिक्स में आता है. लेकिन अभी हम उस पार्ट पे अभी नहीं जा रहे हैं, वो आपकी नॉलेज में धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे. ये तो आपके 2 सिस्टम्स हैं डबल एंट्री सिस्टम. ये अब हम एक बात करते हैं
हम यदि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग की 3 मेथड्स, और वो आपकी नॉलेज में, नाम बोलूंगा तो आप कहोगे हाँ सब ध्यान आ गया। अकाउंटिंग मेथड्स, एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड वाला बहुत कम बच्चों की नॉलेज में होता है, क्योंकि हट चुका वो 1989 में 1 अप्रैल 1989 के बाद सीबीडीटी, जानते हो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आज आप जो इनकम टैक्स डीटी पढ़ रहे हो ये सीबीडीटी के अंडर में आता है, और सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और सीबीडीटी के अंडर में पूरे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं। पूरे इनकम टैक्स का जो महकमा है, इसके सारे ऑफिसर है वो सीबीडीटी चेयरमैन के नीचे आते हैं, बॉस है इनका। सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करके 1988 में हाइब्रिड सिस्टम देश में ड्रॉप करवा दिया था। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड, खिचड़ी अप्रोच, न एक्यूरल न कैश, दोनों का मिला जुला, उसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। अभी भी कुछ लोग जो इनकम टैक्स एक्ट में असेसिबल नहीं है, आईटीआर नहीं बढ़ते हैं, वो कह रहा है मुझे कौन रोकने वाला है सीबीडीटी, मेरी मर्जी, मैं हाइब्रिड सिस्टम पे रहूंगा, मैं मेरी इनकम को एक्यूरल बेसिस पे और मेरे एक्सपेंस को कैश बेसिस, और वाइस वर्सा, और इसका उल्टा, और या कुछ इनकम एक्यूरल पे और कुछ कैश सिस्टम पे, कुछ एक्सपेंस एक्यूरल पे, कुछ कैश बेसिस पे, मेरी मर्जी, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मुझे कोई रोक के दिखा दे, मैं तुम्हारे दायरे में नहीं आता, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिस्से में नहीं आता, मैं टैक्स पेयर ही नहीं हूँ। वो हाइब्रिड सिस्टम आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के नाते हमें 2 ही सिस्टम के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या कैश सिस्टम या एक्यूरल सिस्टम, कैश बेसिस या एक्यूरल बेसिस। वो हमारा सेकंड टॉपिक। तो पहला टॉपिक आपका हो गया सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अब सेकंड टॉपिक लिखिए मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए सिस्टम्स अलग होता है, मेथड अलग होती है। सिस्टम का पार्ट होती है मेथड, मेथड का कभी सिस्टम नहीं होता। मैं इसका दूसरा एग्जांपल दूं, कंप्यूटर या मोबाइल हम यूज लेते हैं तो हम एंड्रॉयड का नाम लेते हैं, क्या है वो, ओएस। व्हाट इज ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेन है, पहले ओएस है, उसके बाद में एप्लीकेशंस। तो आप जो एप्लीकेशन यूज करते हो कि सर ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसका ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन चल जाएगी। यदि आईओएस है एप्पल का, तो उसके ऊपर आईओएस की एप्लीकेशन चलेगी। तो सिस्टम पहले नींव होती है, उसके ऊपर मेथड्स होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आपके कंप्यूटर सिस्टम की नींव है, उसके ऊपर फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चलते हैं। जब ओएस ही लोड नहीं है तो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगी। ऐसे ही अकाउंटेंसी, डबल एंट्री सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हो वो मेथड्स, और ये डबल एंट्री सिस्टम की मेथड ही लेना है, अकाउंटिंग मेथड, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम की कोई मेथड ही नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम तो क्या रफ हिसाब किताब रखना। आज कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसको अकाउंटेंसी नहीं आती, वो तो अपने पन्नों में गणित में हिसाब रखेगा कि साहब मैं नहीं जानता, मैं तो दिन भर में इतने आए गए और ये मेरे जेब में बचे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा डीआर-सीआर और ये पर्सनल रियल अकाउंट, मैं नहीं जानता भैया, न ट्रेडिंग पी&एल कुछ नहीं, मैं तो मेरा बिजनेस धुन में कर रहा हूँ, बस कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ। अभी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में लिखिए, आप लिखिए अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कॉमा following three methods are available. Following three methods are available to record business, to record RECORD. दोबारा सुन लो, under double entry system of accounting, comma, following three methods are available to record the business transactions. To record the business transactions. और आप डैश लगा दें, डैश कर दें। डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की 3 मेथड उपलब्ध है और ये चॉइस बेस्ड है। कोई व्यक्ति कैसा मैं एक्यूरल मेथड फॉलो करूंगा, कोई कहे मैं कैश मेथड फॉलो करूंगा, कोई कहे मैं हाइब्रिड, ये अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ये चॉइस कुछ हद तक कई बार सीमित हो जाती है।
कंपनीज एक्ट 2013, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट में कंपनियों की चॉइस पे छोड़ा हुआ नहीं है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन में लिखा हुआ बाकायदा, सेक्शन 128, सेक्शन 128। कंपनी आपकी चालू हो गई क्या पढ़ना? एक छोटा सा सलाह दूंगा आपको, मैं हर बेस में करवाता हूँ। मोबाइल में बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है, कोई फेसबुक और इंस्टा, कोई क्या, एक मुश्किल से कोई कुछ MB की फाइल है। आप प्ले स्टोर पे चले जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे चले जाओ, यानी एप्पल स्टोर पे, और वहाँ जाके द कंपनीज एक्ट टाइप करोगे ना, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। और उनमें एक एक्ट है जो आपकी थोरोली एज ए स्टूडेंट हेल्प करेगा बार बार। रेडी रेकनर है, मतलब एक किताब है जो आपके मोबाइल में रहेगी हमेशा, बेयर एक्ट, ओरिजिनल एक्ट। और वो कोई भी सेक्शन पे आपको कोई शक होता है, डाउट होता है, किसी सेक्शन को ढंग से पढ़ना है, सेक्शन याद नहीं आ रही, को टर्म याद आ रही है, आप एक्ट में जाके सर्च मार लो, उसमें आपको सेक्शन प्रोविजन, बेयर एक्ट, ओरिजिनल एक्ट के प्रोविजन मिलेंगे। और ये स्टूडेंट्स के फायदे में। इनकम टैक्स एक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, GST एक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके मोबाइल में कुछ MB की फाइलें हैं जो आपकी एप्लीकेशन पड़ी रहेगी। जब कभी जरूरत हो आइकन को क्लिक करो, चैप्टर पे जाओ, सेक्शन पे जाओ, सेक्शन क्लिक करो, पूरा नियम लिखा हुआ जाएगा कि इस सेक्शन का ये नियम है। और ये स्टडी पार्ट है, ये आपकी एप्लीकेशन आपके हेल्प करेगी अपार्ट फ्रॉम योर फेसबुक और इंस्टा और टेलीग्राम और जो आप पढ़ते जितने यूज़ करते। और छोटी सी एप्लीकेशन, ऑटो अपग्रेड होती रहती हो, उसमें अपडेट्स आते हैं तो अपडेट मांग लेता है, ये अपडेट है चेंज, और वो बिल्कुल ये लिंक है आपके गवर्नमेंट के एक्ट। हालांकि ये प्राइवेट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम क्या बताया? आप एप्लीकेशन का नाम नहीं है, आप सर्च पे जाओ गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, खाली टाइप करो इंडिया द कंपनीज एक्ट, बस इतना सा लिख दो। और उसमें देखो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गई होगी। उसमें एक ऑरेंज कलर का एक्ट है, ऑरेंज कलर का, द कंपनीज एक्ट 2013। MMJC होगी उसकी, जो बनाने वाला डेवलपर है MMJC। आप डाउनलोड कर लो। ज़्यादा मेरे ख्याल में 30-35 MB की फाइल कितने की है देखो, 13 MB, बस अभी आधे मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपका फिर वो मांगेगा क्रेडेंशियल्स, जैसे जीमेल या नाम, जो डाल दो। और ये सेफ एंड सिक्योर है। और आप पाओगे पूरा कंपनीज एक्ट, 470 सेक्शन और सारे चैप्टर्स, इसके 28-29 चैप्टर है, सारे चैप्टर्स। और आपको मिलेगा कि एक्ट कोई भी चैप्टर में बटा हुआ होता है। जैसे कल मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था, कंपनीज एक्ट चैप्टर्स में बटा हुआ है। प्रिलिमिनरी से शुरू होता है कि कंपनीज एक्ट लागू कहाँ होता है और उसका दायरा क्या है और उसका ईयर कहाँ से है। और चैप्टर्स में आपको बंच मिलेंगे, चैप्टर उसमें सेक्शंस के। और आप अभी इस समय लॉ में जहाँ भी चल रहे हो, उस सेक्शन का वो देख लो कौन से चैप्टर में कवर होती है वो सेक्शन, आपको बाकायदा प्रोविजन मिलेगा। और मुझे भी कई बार आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बीच बीच में बताने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने मिला सेक्शन 128, कंपनीज को कंपलसरी करती है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेल बेसिस पे मेंटेन करनी पड़ेगी। कंपनीज को कैश सिस्टम अलाउ नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ है। और बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, जर्नल, लेजर, कैश बुक कंपनीज को बनानी पड़ती है। कंपनीज सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं हो सकती। डबल एंट्री सिस्टम देश के एक्ट ने कंपलसरी किया हुआ है। आज इंडिया की कोई भी कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक, सिंगल एंट्री पे नहीं हो सकती। दे हैव टू फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम, दे हैव टू फॉलो द एक्यूरेल मेथड ऑफ अकाउंट। ये कुछ लॉ प्रोविजन है। हाँ, अभी हम कह रहे थे अकाउंटिंग की 3 मेथड्स हैं, और वो तीनों के डैश करके हम नाम लिख दो। पहला, नंबर 1, एक्यूरेल मेथड। एक्यूरेल मेथड, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो आगे लिख लेना है। कभी सुना मर्केंटाइल बेसिस? इसका दूसरा नाम है, 2 नाम है इसके। जनरली लोग एक्यूरेल बोलते हैं, कुछ लोग मर्केंटाइल भी बोलते हैं। लिखिए। अब जरा सोचो हमने क्यों लिया ये, क्योंकि हमारे काम आएगा बहुत। लिखिए, पहला एक्यूरेल मेथड है ना। अब जरा आप लोग याद करके बताओ एक्यूरेल मेथड के रूल्स क्या पढ़े आपने? एक्यूरेल बेसिस के फंडामेंटल क्या है? अब ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ करो, किस टाइप का ट्रांजैक्शन, और थोड़ा रिफाइन करो, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे हो धीरे धीरे। आपने जो एनी ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो उसको थोड़ा सा एलोबरेट करो। ठीक है, क्या चीज?
ट्रांजेक्शन तो आपने बोला, रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर बोला, उसको रिकॉर्ड करो, करना पड़ेगा। क्या, किस बात का ट्रांजेक्शन? इनकम या एक्सपेंस, जिस ईयर को रिलेट करती है, जिस ईयर को बिलोंग करती है, उसी साल में रिकॉर्ड करो, चाहे उस इनकम की अमाउंट आपको रिसीव हुई या ना हुई हो, चाहे आपने वो एक्सपेंस पे किया या ना किया हो। वो एक्सपेंस खर्च हो गया काफ़ी, आपके स्टाफ ने महीने भर में आपके यहाँ नौकरी कर ली, तनख्वाह दी या ना दी हो, सैलरी को तो बुक करना पड़ेगा ना, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एनी एक्सपेंस, एनी इनकम related to current financial year should be recorded in current year, whether or not, irrespective of the fact whether that expense has been paid, that income has been received or not. कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइज का मीनिंग होता है रिकॉर्ड करो, चाहे आपने उस एक्सपेंस का पेमेंट किया या ना किया हो, चाहे वो इनकम आपको एक्चुअल में रिसीट हुई या ना हुई, इसको एक्रूअल बेसिस कहते हैं। और कोई भी लायबिलिटी यदि अराइज हो गई तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट आप कभी भी करोगे। कोई भी असेट यदि आपने अर्न कर ली, आपने उस असेट को अर्न कर लिया, बुक्स में रिकॉग्नाइज करो, चाहे उसका रियलाइजेशन बाद में आता रहे। आप संडी डेटर को उधार माल बेचते हो, संडी डेटर को उधार माल बेचते हो, तो आपने जो माल बेचा वो तो इनकम हो गई, वो तो सेल्स हो गई, लेकिन पैसा तो लेना है ना डेटर से। अब वो पैसा कभी भी देगा, उसको बुक्स में रिकॉर्ड तो करो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आगे आएगा जब कर लेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, किसी भी एक्सपेंस या इनकम को डेफर मत करो, टालो मत। यदि वो इनकम आपने कमा ली, अर्न कर ली, अक्रू हो गई, उस इनकम को बुक्स में रिकॉग्नाइज करो, उसको पाने का अधिकार आपको मिल गया, आप उसको रिकॉग्नाइज करो। बाद में चाहे वो इनकम जब आएगी जब देखा जाएगा। कोई भी एक्सपेंस यदि आपका खर्च हो गया, आप उस एक्सपेंस को पे करने के लिए लायबल हो गए। अब चाहे पेमेंट आप कभी भी करो, एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड करो और उसका रिलेशन करंट ईयर से होना चाहिए। एक्रूअल बेसिस करंट ईयर से पीछे के और करंट ईयर से आगे के इनकम या एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते, और इसीलिए आपको एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, इनके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यदि आप रटते हो इस बात को, सर हमने करंट ईयर में सैलरी चुकाई, 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, 11 महीने की पे कर दी 1,10,000, तो साल में 1 महीने की तो बाकी रह गई ना। 10,000 की सैलरी क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसको करंट ईयर में क्या करोगे? ऐड, तो P&L में कितने दिखाओगे? 1,20,000। और वो जो आपने इस साल ऐड तो कर ली और खर्चे में तो दिखा दी, पेमेंट कब करोगे? अगले साल उसको घटाओ, क्योंकि उसका रिलेशन इस साल से था। एक्रूअल बेसिस ईयर रिलेवेंस पे जाता है, इसको रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल जो मेथड है वो रिलेवेंस थ्योरी पे चलती है। रिलेवेंस मतलब संबंध, रिलेशनशिप। जो एक्सपेंस करंट ईयर का रिलेवेंट है, करंट ईयर से संबंधित है, उसको करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करो। चुकाना नहीं चुकाना सेकेंडरी है, प्राइमरीली वो एक्सपेंस करंट ईयर का है, प्राइमरीली वो इनकम करंट ईयर की है, आई चाहे नहीं आई। आपने कोई इनकम अर्न कर ली, किसी को आपने ब्याज पे पैसा उधार दिया, लाख रुपए उधार दिए 10% ब्याज बोल के, साल के एंड में आपका 10,000 का ब्याज आपको अक्रू हो गया, अर्न हो गया। सामने वाला कह रहा साहब मैं दूंगा तो अगले साल, भैया कोई बात नहीं तू दे देना, मेरी इनकम तो होगी, मैं तो मेरी बुक्स में अक्रूड इंटरेस्ट दिखाऊंगा, वो इंटरेस्ट जो मैंने कमा लिया लेकिन तुमने अभी मुझे दिया नहीं, मुझे अभी मिला नहीं, उसको अक्रूड इनकम कहते। कोई भी एक्सपेंस आपने अगले साल का एडवांस चुका दिया, हालांकि वो एक्सपेंस अभी बनता ही नहीं है, अभी वो एक्सपेंस देना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, सामने वाले ने कह दिया साहब मैं तो एडवांस लूंगा। एम्प्लॉय ने कह दिया साहब बाकी तो मैं आपकी तनख्वाह हर महीने के एंड में लेता हूँ, सर घर पे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ज़रूरत है, मुझे 3 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, मैं आगे नहीं लूँगा। तो आपने वो एक्सपेंस अगले साल का इसी साल चुका दिया, इस साल का खर्चा नहीं है, वो आपकी असेट है, वो आपने किसी को एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो अमाउंट आगे चार्जेबल, आगे आपके एडजस्टेबल है, और यदि वो नौकरी नहीं करेगा तो आपको रिफंड करके जाएगा। वो अमाउंट आपका खर्चा नहीं है, वो आपकी असेट, इसलिए उसको हाल फिलहाल असेट का नाम दो, और उसको हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और वो बैलेंस शीट में असेट में दिखाते हैं। वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपकी असेट है, वो आपका खर्चा नहीं है, आपकी असेट है। ये कुछ बातें डबल इस एक्रूअल सिस्टम की, एक्रूअल बेसिस की है, एक्रूअल मेथड की है। तो एक्रूअल मेथड का, और ये हम जब एनपीओ का चैप्टर पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा इसके बेस, और आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट, और उस समय हमें दोनों में दौड़ लगानी पड़ेगी।
क्वेश्चन आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दे देगा, इनकम एक्सपेंस बनाओ, तो कैश सिस्टम के डेटा को एक्यूरेल सिस्टम में बदलना आना चाहिए। क्वेश्चन आपको इनकम एक्सपेंस अकाउंट बना के दे देगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाओ, तो एक्यूरेल बेसिस के डेटा को कैश सिस्टम में, हमें दोनों तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी, टू वे ट्रैफिक होगा वहाँ, और वो जब बेस मजबूत होगा तो इमीडिएट निकाल दोगे, सर ये ऐड होगा, ये लेस होगा, सर ये फिगर ऐसे आएगा। अकाउंट बनाओ तो अकाउंट भी बना दोगे, जोड़ बाकी करोगे तो वो भी कर बैठोगे, बट नॉलेज होगी तब ना। लिखिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर जैसे एक्रूवल में जैसे अपन प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल तो करते हैं। उसमें तो इनकम नहीं दिखाते ना, जैसे ड्यू हो गई पर जब तक मिली नहीं तब तक दिखाते भी नहीं है ना। थोड़ा सा आप अपने आप को करेक्ट करो, आप इनकम को अर्न कर चुके, इनकम पाने के हकदार बन चुके, रिसीव होना नहीं होना ये कंजर्वेटिज्म नहीं है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहती है? प्रूडेंस 4 पिलर की बिल्डिंग है, प्रूडेंस के 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। किसी भी इनकम को जिसने आपने अभी तक कमाया नहीं है, जो इनकम आपको अक्रू नहीं हुई, आपने अर्न नहीं करी है, आपको इस इनकम का कोई हक आपको नहीं मिला है, तब तक इनकम को रिकॉर्ड मत करो। एंटीसिपेटेड इनकम्स, व्हाट इज एंटीसिपेटेड? संभावित, पॉसिबल इनकम्स को रिकॉर्ड मत करो। जो इनकम आपने कमा ली, चाहे पाई या नहीं पाई, उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन इसका अपोजिट नियम, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस, एंटीसिपेटेड लॉसेज, उनको प्रोविजन के तौर पे बुक कर लो कि शायद हमें देना पड़ सकता है। जैसे आप बेड डेट का प्रोविजन बनाते हो किन पे? Yes, sir. डेटर्स पे, है ना। आप लोग मेरे डेटर्स हो और मैंने आपको उधार माल बेच रखा है, और मेरा पिछला एक्सपीरियंस कहता है इतनी बड़ी लिस्ट में 5% लोग हैं जो नहीं देते हैं। अब वो किस कारण से नहीं देते? उनकी मजबूरी, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या उनकी हो सकता है उनका इंटेंशन, बट मेरे 5% डूबत हमेशा होती है। तो अब आगे से मैं सबक ले लूंगा कि एंड ऑफ द ईयर मेरे बैलेंस शीट में जितने डेटर्स खड़े रह गए, आई मीन रियलाइज करना, उसका 5% प्रोविजन, किस बात का? डूबत का। ये है प्रूडेंस। भविष्य में आपको कोई खर्चा या कोई लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन बनाओ, लेकिन भविष्य में कोई इनकम होने वाली है उसका प्रोविजन मत बनाओ। प्रोविजन एक्सपेंस और लॉसेस के बनते हैं, प्रोविजन कभी इनकम के। आप लोग यदि मेरे क्रेडिटर हैं और आप लोग मुझे उधार माल सप्लाई करते हैं, मैंने अपनी बुक्स में 10% प्रोविजन बना लिया, मैं इन लोगों में से 10% पैसा नहीं दूंगा और वो पैसा मैं खा जाऊंगा, हजम कर लूंगा। गलत कर रहे हो आप किसी का जो लायबिलिटी है उसको हजम करने का प्रोविजन मत बनाओ। 11th क्लास में एक प्रोविजन सिखा दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ के बुक्स लिखने वाले राइटर्स की गलतियाँ हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, गलत सिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो होता है कि हमें अपने डेटर्स को जब पैसा आएगा तब इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो तो चलता है, लेकिन हम अपने क्रेडिटर्स से जब क्रेडिटर्स को पैसा चुकाएंगे तो हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा। गलत सोच रहे हो आप, मत बनाओ प्रोविजन, वो इसीलिए 11th में ही डंप हो जाता है, अब आगे कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ उन लोगों को जो राइटर्स या ऑथर्स है उनको प्रूडेंस का वॉल्यूशन करना आता है, वो प्रूडेंस की खिलाफत करके और ये चीज़ सिखा देते हैं जो गलत सिखाते हैं। बुक्स में से हटना चाहिए वो सिस्टम, लेकिन बस 11वीं क्लास में सब पढ़ के हमने भी पढ़ा था, आगे आके अक्ल आई कि गलत पढ़ा था। अब जो भी हो आपकी प्रूडेंस और आपका कंजर्वेटिज्म, किसी भी इनकम को आपने कमा लिया, अर्न कर लिया, आपको पाने का हक मिल गया, अब उसको रिकॉर्ड करने से कोई रोक नहीं सकता। वहाँ आपकी प्रूडेंस आड़े नहीं आती। प्रूडेंस आड़े आती है जब तक आपकी इनकम अर्न नहीं हुई है, तब तक आप रिकॉर्ड मत करो। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, डिविडेंड का नाम सुना है? कंपनियां देती है डिविडेंड का प्रोसीजर क्या होता है मालूम? अभी यार लास्ट ईयर कौन सा ईयर खत्म हुआ इंडिया में? 21-22 फाइनेंशियल ईयर। कंपनियों ने 21-22 की किताबें लिख दी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख के, और उनकी ऑडिट कराई होगी, और ऑडिट कराने के बाद में सारा सीन सामने आया होगा, सब ये कमाया। आपको मालूम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद में बोर्ड की मीटिंग होती है पहले, BOD, बोर्ड ऑफ, और वो मीटिंग के अंदर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जो प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू एंड फेयरनेस, शुद्धता और सत्यता जो जांच के चले गए, उसके बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयरहोल्डर्स को कितना डिविडेंड रेकमेंड करते हैं, प्रस्तावित करते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में डिविडेंड प्रपोज करना है, डिक्लेयर करना नहीं है। डिक्लेयर कौन करेंगे? AGM। AGM इज
और उसमें कौन लोग आते हैं? और शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? मालिक। असली ओनर तो वही। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मालिक होते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। आज ऊपर सत्ता में बैठे जितने भी नेता हैं, क्या इस देश के मालिक है? वो मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक होती है देश की। लेकिन नेता हमारे बिहाफ पे चुन के जाते हैं वहाँ, क्योंकि हम सारे लोग मिलकर देश को हाँक नहीं सकते। इसलिए जनता इलेक्ट करती है कि साहब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये हमारा चीफ मिनिस्टर होगा और ये हमारा फला मिनिस्टर होगा। हम चुनते हैं और वो देश को हमारे बिहाफ पे चलाते हैं। वो पब्लिक लीडर है, जन सेवक है, लेकिन हमने चुना उनको। ऐसे ही कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, शेयर होल्डर्स के प्रतिनिधि हैं, और वो कंपनी को चलाते हैं अपने मालिकों के बिहाफ पे, क्योंकि मालिक रोज वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। सारे शेयर होल्डर किसी कंपनी में चले जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी पाँव धरने की, लाखों की संख्या में होते हैं। तो वो लोग इलेक्ट करते हैं बोर्ड को, और एजीएम में जब होती है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, सेक्रेटरी उसको पढ़ के सुनाता है। डियर शेयर होल्डर्स, फॉर द करंट ईयर 21-22 company earned this much amount of profit, audited profit. Now the board of directors want to propose such and such dividend for you, whether you are willing to take it or not. क्या आपको लेना है कि नहीं लेना है? कंपनीज एक्ट में रूल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया, शेयर होल्डर्स उसको घटा सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का भविष्य, कंपनी का विजन किनके हाथों में है? बोर्ड के हाथों में। शेयर होल्डर्स के हाथ में विजन नहीं है। शेयर होल्डर्स आर अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त, अवसरवादी। आज मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तब तक मैं हूँ, जिस दिन बेचूंगा मेरी कौन सी कंपनी, जो खरीदेगा उसकी, मेरे शेयर जिसको गए। शेयर होल्डर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो कंपनी के अच्छे भविष्य की कामना नहीं रखते हैं। जब तक कंपनी में शेयर होल्डर हैं तब तक मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, और जिस दिन शेयर बेचे काहे की मेरी कंपनी पता नहीं किसकी है। इसलिए एक्ट में रूल बना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रपोज किए गए डिविडेंड को शेयर होल्डर घटा सकते हैं, मना कर सकते हैं, मत दो डिविडेंड, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। अब सोचो, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिविडेंड प्रपोज है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, एजीएम नहीं हुई है, तब तक शेयर होल्डर क्या अपनी बुक्स में डिविडेंड की एंट्री कर सकता है? कब करेगा? जब डिक्लेयर हो जाएगा। AS 9 में साफ साफ लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेयर होल्डर only if the dividend has been declared by company and right to receive the payment of dividend has been established। ये AS 9 कराना मुझे आगे चल के आपको लिखाऊंगा बाकायदा कॉपी में, यूं का यूं प्रिंसिपल। डिविडेंड इनकम किसी भी शेयर होल्डर की बुक्स में तब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, तब रिकॉर्ड होनी चाहिए, जब सामने वाली कंपनी ने उसे डिक्लेयर कर दिया है और आपको उसको पाने का राइट मिल चुका है। ये साफ लिखा है AS के अंदर, चाहे वो इंडियस है, चाहे AS है, चाहे IFRS, दुनिया में ये सिस्टम। दिस इज एन एग्जाम्पल। लेकिन डिविडेंड प्रपोज हो जाने से आपकी इनकम नहीं बना, क्योंकि प्रपोजल तो रिजेक्ट भी हो सकता है। दैट्स द रीजन। क्लियर? अब तो उन्होंने पूछा था, पूजा किसने पूछा था? हर्षा। हेलो, यस सर। हो गया क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब आपने एक्यूरल बेसिस पे लिखा थोड़ी कुछ, अभी आप चाहो तो, जैसे एक बच्चे ने तो लिख लिया, चाहो तो या आगे लिख लेना कि इसका दूसरा नाम मर्केंटाइल बेसिस भी है। लिखिए, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसी में लिख दो, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। It is also known as mercantile basis of accounting. इसका एक नाम है एक्यूरल, एक नाम है मर्केंटाइल। दोनों का मीनिंग सेम है, नाम का फर्क है और कुछ नहीं। मर्केंटाइल की स्पेलिंग सही है? कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। इट इज ऑल्सो नॉन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब लिखो इसका नियम क्या है, लिखिए, अंडर एक्यूरल मेथड, इसी में कंटिन्यू कर दो, अंडर एक्यूरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अंडर एक्यूरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कॉमा द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, अंडर एक्यूरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कॉमा द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड, डैश कर दें। और अब लिखिए नंबर ए, स्मॉल ए। देखो एक थोड़ा सा आप लोग मैं बता दूं, अभी
शुरुआत ही है अभी तो। नंबरिंग में क्या थोड़ा ध्यान रखा करो, आपने उधर लिखा था थोड़ी देर पहले रोमन नंबर 1, इसमें 1 2 है ना, और थोड़ा डायगोनल चला करो, यूं तिरछा, यूं सीधे मत आया करो। ये 1 2 यहाँ नहीं लिखना चाहिए, 1 सेंटीमीटर अंदर। अब इसमें अभी आपने लिखा दूसरे वाले में रोमन नंबर 2, इसमें नंबर 1 एक्युरल मेथड और या मर्केंटाइल, और अब इसमें नंबर E। ऐसे नंबरिंग थोड़ा सिस्टम से लो, ए कैपिटल ए स्मॉल जो भी आपको लेना, नंबर के सब नंबर के सब नंबर के सब नंबर, इसको इंटीरियर लेवल सेगमेंटेशन कहते हैं। कभी आपने वर्ड में MS वर्ड में बैठ के नोट्स बनाए होते, उसमें जब बुलेट नंबरिंग पे क्लिक करोगे ना तो यूं डायगोनल आ जाता है, सीधा नहीं जाता कभी। यदि रोमन नंबर का कोई नंबर 1 होगा तो अंदर लेगा 1 सेंटीमीटर, फिर उसका कोई नंबर होगा तो और अंदर दबाएगा, वो यूं जाता तिरछा, यूं कभी यूं। ये नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, इससे पता लगता है कि इसका पॉइंट ईयर, इसका पॉइंट ईयर, इसका पॉइंट ये। चलिए लिखिए, ये क्या क्या आपके नोट्स। अच्छा, आप ही लोगों में से बच्चों से बुक्स लेके हमने किताब प्रिंट को दे दी, प्रिंटर को, भैया इसकी बुक छाप देना। वो कहेंगे साहब किस बच्चे ने नोट्स लिखे हैं, ये तो खुद ही किताब है अपने आप। बोला बस कंप्यूटर में टाइप करनी है, बाकी तो हैं। ऐसे नोट्स बनाते हैं बच्चे इतने। मेरी AS की बुक आपको दूंगा या पूरी CMA की बुक दूंगा, उसमें AS के नोट्स मैंने बच्चों से लेके क्लास में लिखवाए थे, किताब छपवा दी हाथों हाथ सारे। उस समय 32 AS होते थे, 32 AS की बुक छपी हुई है, और क्लास नोट्स को मैंने उसमें करके एडिटिंग कर दी बस थोड़ी सी, मुझे ज़रूरत ही नहीं बड़ी बुक छापने की। इसलिए नोट्स इस ढंग से बनाओ कि वो आगे आप किसी को दो तो आपकी अप्रिशिएशन करें, यार क्या नोट्स बनाए तुमने। चलिए लिखे, और ये सारे सब्जेक्ट्स में, थ्योरी में स्पेशली आप जो अभी ऑडिट और लॉ जो पढ़ोगे ना, अच्छे नोट्स बनाओ, और ये आपकी असेट है, कईयों के काम आती है। हाँ लिखो अब नंबर A, एनी इनकम which has been earned, any income which has been earned, EARNED, which has been earned or accrued, ACCRUED, any income which has been earned or accrued should be recognized, RECOGNISED। ये कुछ धीरे धीरे डिक्शनरी आपकी बढ़ेगी। should be recognized ऑब्लिक recorded। अब recorded को धीरे धीरे छोड़ दो और एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी में ये शब्द यूज लेना शुरू करो। ये अकाउंटिंग का वर्ड है, ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड। अकाउंटिंग में किसी भी एक्सपेंस को, किसी भी इनकम को, किसी भी असेट को, किसी भी लायबिलिटी को जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं, और जब उसको बुक्स में से हटाते हैं उसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज। इसके आगे DE लग जाता है, डी रिकॉग्नाइज। आप कोई मशीन खरीदोगे, क्या एंट्री करोगे? मशीन खरीद, नगद में पैसा दिया, मशीन खरीदी, पेमेंट दे दिया, मशीन डेबिट टू कैश, मशीन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश टू, मशीन हैज बीन डी रिकॉग्नाइज्ड। डी रिकॉग्निशन मतलब हटा देना, रिकॉग्निशन मतलब अंदर ले लेना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड को रिकॉग्निशन कहते हैं, और यही AS बने हुए हैं। AS 9 का टाइटल ही यही है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को रिकॉग्निशन कहते हैं। रिकॉग्नाइज ऑब्लिक रिकॉर्डेड, कॉमा वेदर इट इज रिसीव्ड और नोट, कॉमा करके लिख दो, वेदर इट इज रिसीव्ड और नोट, WEATHER, वेदर इट इज रिसीव्ड और नोट, फुल स्टॉप। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, डेढ़ लाइन है केवल। क्या मतलब हुआ? कोई भी इनकम जो आपने कमा ली, अर्न कर ली, आपको अक्रू हो गई, उस इनकम को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, चाहे रिसीव हुई और नहीं हो, होती रहेगी, बाद में देखेंगे आगे। और नहीं हुई तो डूबत की एंट्री पास कर देंगे। बेड डेट की एंट्री नहीं करते क्या? आप संडे डेटर से पैसा ड्यू करके छोड़ देते हो और कल को नहीं देते हैं तो बेड डेट का नाम देते ही हो ना, फिर वापस कल को दे देते हैं, वो बेड डेट रिकवर्ड, बेड डेट रिकवर्ड। लेकिन वो तो आएगी तब आएगी ना। अब बेड डेट रिकवर्ड एक एक्सेप्शन है एक्यूरल बेसिस का, वो कैश सिस्टम पे रिकॉर्ड होता है, वो तो आएगा जब मिलेगा। लेकिन जब तक आप डेटर से पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हो, बैलेंस शीट में डेटर को दिखाते चलो। जब वो बर्बाद हो गए, डूब गए, दिवालिया हो गए, बेड डेट की एंट्री कर लो। कोई आ गया, जाते भूले भटके कुछ दे गया, वापस रिकॉर्ड की एंट्री, रिकवर की एंट्री कर लो। ये सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। नंबर B, स्मॉल बी, 2 पॉइंट है ना ये। पहला तो इनकम का हो गया, कोई भी इनकम आपने कमा ली हो, चाहे वो मिले या ना मिले, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो। नंबर B,
any expense which has been incurred, INCURRED, any expense which has been incurred should be recognized or recorded, in the books whether it is recorded in the books of accounts, in the books whether it is actually paid or not. Any expense which has been incurred should be recognized in the books, comma, whether it is actually paid or not. WHETHER, whether it is actually paid or not, चाहे उसको वास्तव में चुकाओ या मत चुकाओ, वो बात की बात है। ये आपके इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड दो प्रोविजन जिनको एक्यूरल बेसिस कहते हैं, जिनको मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं। अब आपका सेकंड सिस्टम, मर्केंटाइल के बाद कौन सा? कैश सिस्टम। ये तो था नंबर 1। नंबर 2 कैश सिस्टम या कैश मेथड। कैश सिस्टम भी कहते हैं लोग, कैश मेथड भी कहते हैं। एक्यूरल मेथड या एक्यूरल बेसिस, कैश मेथड या कैश बेसिस, कुछ लोग बेसिस भी बोलते हैं। एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, कैश मेथड। अब देखो इसका नियम अपोजिट है। कोई भी इनकम आपने कमा ली उससे मतलब नहीं है, पाना जरूरी है, पाना जरूरी है। और एक्यूरल बेसिस की एक खास बात जो अभी नीचे बाद में लिखवाएंगे आपको, एक्यूरल बेसिस में कोई भी इनकम जिस ईयर से रिलेटेड है उसी में रिकॉर्ड होती है। कैश बेसिस को ईयर से मतलब ही नहीं होता। वो तो कह रहा है चाहे कोई भी साल की हो, आ गई ना बस इनकम है, जिस ईयर में मिलेगी उस साल की इनकम है, चाहे उस इनकम का रिलेशन कोई भी ईयर से हो, किसी भी ईयर से हो। अभी 2022-23 चल रहा है, मैंने 2021-22 में किसी को कंसल्टेंसी दी थी, बंदे ने पैसे नहीं दिए, अब जाके थमा गया और मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूँ, मैं तो इस साल की इनकम मानूंगा। काम मैंने किया 21-22 में, पैसा आ रहा 22-23 में, इनकम मानी जाएगी 22-23 की। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम होता या एक्यूरल बेसिस होता तो लास्ट ईयर की इनकम बुक होती। इस साल मेरे को आ जाती, मैं रिसीव कर लेता, लेकिन P&L में लास्ट ईयर में लेता। इसीलिए लोग कहते हैं किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का सही अंदाजा लगाना हो तो एक्यूरल बेसिस इज द बेस्ट। कैश बेसिस में पता है क्या जिग बनने के चांस है। जरा सोचो, कोई ईयर में आप खूब काम कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं दे रहे लोग, तो उस साल खर्चे तो हो गए और इनकम आई नहीं, तो आपका लॉस आ जाएगा। और अब अगले साल जिन लोगों का पैसा लास्ट ईयर का था वो दे गए और अगले साल खर्चे बहुत कम हुए, उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब कभी डाउन कभी अप, ऐसी जिगजैग बनेगी प्रॉफिट में, पता नहीं लगेगा हम कौन से ईयर में क्या कमा रहे हैं। इसलिए कैश बेसिस रिलायबल नहीं होता है। कैश बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी का सही अंदाजा नहीं देता है। एक्यूरल बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी का सही अंदाजा देता है कि वास्तव में आप कितना कमा रहे हो या कितना गंवा रहे हो। क्यों? वो आने जाने पे, कैश के आने जाने पे और दूसरे ईयर की परवाह नहीं करता, वो केवल करंट ईयर की इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। कैश सिस्टम कोई भी ईयर की इनकम, कोई भी ईयर का एक्सपेंस, आपने अगले साल का खर्चा आज ही चुका दिया तो आज का ही एक्सपेंस है वो अगले साल का नहीं है। इसलिए कैश सिस्टम को अच्छा नहीं माना जाता है और इसीलिए तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कंपनियों को एक्यूरल पे रहना होता है, कैश सिस्टम पे जाना अलाउ नहीं है। बाकी लोग अपनी मर्जी, जैसे कैश सिस्टम प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल दे आर फॉलोइंग द कैश सिस्टम। चाबी चाहिए? चलिए लिखे, कैश सिस्टम में लिखो, अंडर दिस सिस्टम कॉमा under this system comma following principles are used, following principles are used। डैश कर दें, फिर नंबर ए स्मॉल ए लिखिए, एनी इनकम related to any year, any income related to any year, any income related to any year, comma, received during the current year
received during the current year, comma, should be recognized in the books, या should be recognized in the books of accounts. ठीक है? एनी इनकम रिलेटेड टू एनी ईयर, कोई भी इनकम जिसका रिलेशन कोई भी ईयर से हो, चाहे पीछे की हो, चाहे आगे की, चाहे करंट ईयर की, 22-23, चाहे 23-24, चाहे 21-22, चाहे 18-19, चाहे 17-18, ईयर का कोई लेना देना नहीं है। कैश सिस्टम ईयर रेलेवेंस तो कंसिडर ही नहीं करता, उसको ईयर से लेना देना ही नहीं है। जो इस साल आ गया बस इस साल की इनकम है, चाहे वो कोई भी ईयर की संबंधित है। नंबर बी, एनी एक्सपेंस, point number B, any expense related to any year, any expense related to any year, comma, paid during the current year, paid during the current year, paid during the current year, comma, should be recognized in the books of accounts, should be recognized in the books of accounts, full stop. अब नीचे इंपॉर्टेंट करके लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ये बताओ, दोनों सिस्टम को पढ़ के हाल फिलहाल इन दोनों सिस्टम में हमें नेट कंक्लूजन, शुद्ध निष्कर्ष क्या निकला? एक्यूरल बेसिस में करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा ही होगा, चाहे रिसीव हुई या ना हुआ, पेमेंट किया या ना किया हो। और एक्यूरल बेसिस अर्लियर ईयर्स और नेक्स्ट ईयर्स के इनकम या एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जबकि कैश सिस्टम इसका उल्टा है। करंट ईयर में कोई भी इनकम कोई भी ईयर की, चाहे पीछे की, चाहे आगे की, चाहे करंट ईयर की, वो रिसीव हो गई, बस बात खत्म। केस सिस्टम मतलब ही होता है, उसको पैसा आने से मतलब है, उसको ईयर से मतलब नहीं है, उसको खर्चा चुकाने से मतलब है, ईयर से कोई लेना देना नहीं है। कैश सिस्टम ईयर रिलेवेंस, संबंधित ईयर को ध्यान में नहीं रखता, वो तो आने और जाने पे विश्वास करता है कि जो पैसा मेरे कैश में आ गया, मेरी इनकम जो मैंने चुका दिया, मेरा खर्चा, अब चाहे उसका संबंध कोई भी ईयर से हो। कैश सिस्टम में एक्रूड, अनर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड के एडजस्टमेंट्स नहीं होते, एक्यूरल सिस्टम में होते हैं। तो नीचे कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दो, नंबर 1, नंबर पॉइंट बना लो। पहला, अंडर एक्यूरल सिस्टम या अंडर एक्यूरल मेथड, under accrual method, comma, incomes and expenses under accrual method, comma, incomes and expenses related to current year only are सर कॉमा के लिए दोबारा रिपीट करना सर। दोबारा सुन लो। अंडर एक्यूरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या अंडर एक्यूरल मेथड, कॉमा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली आर recognized, full stop. Number 2, under कैश मेथड या कैश बेसिस, कॉमा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एनी ईयर आर रिकॉर्डेड या आर recognized when they are received and paid, full stop. सीधी बात, कैश सिस्टम को ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है। कैश सिस्टम तो पैसा आने जाने को परवाह करता है,
और एक्चुअल बेसिस आने जाने की परवाह नहीं करता, उसको ईयर के रिलेवेंस से मतलब होता है कि कौन सा एक्सपेंस कौन सा इनकम किससे रिलेटेड। ये आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग दोनों, और ये था आपका डबल एंट्री सिस्टम में टॉपिक नंबर 2। ठीक है, आगे कल ही करेंगे, अभी टाइम लगेगा बहुत, अभी ले तो लूँगा, कंप्लीट नहीं होगा।